हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हम आपके लिए क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करवाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारा हर एक टॉपिक जो है, हमारा जो हर एक लेक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम आपको टॉपिक की पूरी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे जिससे कि कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। और स्टूडेंट्स, दूसरे पार्ट में हम एनसीईआरटी के सिंप्लीफाइड नोट्स में से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जिससे पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है वो पता चल सके। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा इसी कोर्स के अंदर सेकंड चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी जहां पर आप सभी लेक्चर्स को एक ही जगह पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर का आज है डे 4th जिसमें हेनरी फेयोल के लास्ट 4 प्रिंसिपल्स हम कवर करेंगे। मैंने आपको बताया था हेनरी फेयोल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। इससे पहले 3 क्लासेस के अंदर हम वो 10 प्रिंसिपल्स को कवर कर चुके हैं। आज लास्ट 4 प्रिंसिपल्स हैं। अगर आपने पहले 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए जिससे कि आपको ये वाला टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं आज कौन कौन सा प्रिंसिपल हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले 11th नंबर पे प्रिंसिपल आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट मतलब आप जितने भी हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं सभी को एक जैसे ट्रीट करें, मींस नो डिस्क्रिमिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी टाइप की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रिलीजियन, जेंडर एटसेट्रा। किसी भी बेसिस के ऊपर हमें किसी टाइप की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। आप खुद सोच सकते हैं कि जो मैनेजर डिस्क्रिमिनेशन करता है वर्कर्स उसके रिस्पेक्ट नहीं करते और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली डिस्प्यूट्स रहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट में और वर्कर्स के बीच में वर्कर्स रिलेशंस अच्छे रहें तो मैनेजमेंट शुड ट्रीट ऑल द वर्कर्स इक्वली, कोई पार्शलिटी ना हो, किसी टाइप की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आपकी बुक्स में भी एग्जांपल्स दे रखा है, जैसे आप देखते हो आजकल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर अलग अलग कंट्रीज के लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग कल्चर से लोग आ रहे हैं, अलग अलग रिलीजन से लोग आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर किसी टाइप की आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलती। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर को बड़ा फेयर रहना चाहिए। मैनेजर शुड बी काइंड। जब मैनेजर वर्कर्स के साथ डील करे तो बड़ा काइंडली बिहेव करे, जस्टिस करे, किसी टाइप की कोई पार्शियलिटी ना करे। बट ये प्रिंसिपल ये भी नहीं कहता कि हमें कभी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर लगता है कि कोई लेजी वर्कर है, कोई अपना काम नहीं कर रहा है, तो मैनेजर को उसको बड़ा स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए ताकि सभी की नजरों में ये एक पता चले कि मैनेजर सभी को एक जैसा समझता है। तो बेसिकली दिस प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड नॉट गिव अनड्यू फेवर टू सम एंड निग्लेक्ट अदर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, सभी को एक जैसे ट्रीट करना चाहिए। तभी वर्कर्स हमारे रिस्पेक्ट करेंगे, तभी वर्कर्स के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे बनेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली चलेगा। देन स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल हियर स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉइज। स्टेबिलिटी का मतलब एक फिक्स्ड टाइम पीरियड। तो यह प्रिंसिपल कहता है कि जब आप एम्प्लॉइज को सेलेक्ट कर रहे हैं ना तो बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करें, लेकिन एक बार जब आप उनको सेलेक्ट कर लें तो उसके बाद उनको उस जॉब पे एक फिक्स्ड टाइम पीरियड तक रहने दें। नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। आप बार बार उनकी ट्रांसफर ना करें। आप एम्प्लॉय को एक जॉब पे लेके आते हैं फिर बड़ा ही जल्दी किसी दूसरी जॉब पे ट्रांसफर कर देते हैं तो एम्प्लॉय अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट यूजुअली टेक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू द वर्क। एक एम्प्लॉय को एक काम सीखने में टाइम लगता है। अगर आप उसको उससे पहले कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दोगे तो एम्प्लॉय अपने 100% एफर्ट्स नहीं कर पाएगा। उसके दिमाग में एक डाउट आएगी
और हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने के बारे में सोचे। अगर ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय की टर्नओवर बहुत ज्यादा हो रही है तो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी अच्छी बात नहीं है। उससे नई रिक्रूटमेंट के खर्चे बढ़ जाएंगे, नई सिलेक्शन के खर्चे बढ़ जाएंगे, ट्रेनिंग बार बार देनी पड़ेगी, और एक्सपीरियंस्ड जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको रिप्लेस करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम एम्प्लॉइज को स्टेबल करें, एक जॉब पे थोड़े टाइम के लिए काम करने दें, एक मिनिमम फिक्स टेन्योर के लिए उसको जॉब पे रखें ताकि वो अपने 100% एफर्ट्स दे सके। तो बेसिकली दिस प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड नॉट ट्रांसफर द एम्प्लॉइज टू फ्रीक्वेंटली because they need some time to get used to the work. If they are transferred before they get used to the work, they will not be able to put in the 100% effort. तो स्टेबल रहने दें, एक जॉब पे रहने दें थोड़े टाइम के लिए, उनको रिजल्ट शो करने के लिए टाइम दें, बार बार शिफ्ट ना करें। देन एक इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है खुद मोटिवेट होकर फर्स्ट स्टेप लेना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। तो कई वर्कर्स जो है वो बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं। इनिशिएटिव, हेनरी फेवल कहते हैं कि इनिशिएटिव जो क्वालिटी है वो एक इंटेलिजेंट आदमी की क्वालिटी है। इनिशिएटिव का मतलब हमें कोई कुछ नहीं कह रहा, हम मोटिवेट होकर खुद ही अपने आप से आगे बढ़कर काम करने के लिए आ रहे हैं। तो हेनरी फेवल कहते हैं कि वर्कर्स अगर इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हमें उनको इनिशिएटिव लेने देना चाहिए। वी शुड एनकरेज देम टू टेक द इनिशिएटिव। अगर कोई वर्कर अच्छा सजेशन हमारे पास लेके आता है जिससे कि खर्चे कम हो सकते हैं, जिससे कि टाइम कम हो सकता है, तो हमें उस वर्कर को वेलकम करना चाहिए और उसको रिवार्ड्स भी देने चाहिए जिससे कि वो मोटिवेट हो इनिशिएटिव लेने के लिए। तो वी शुड एनकरेज द वर्कर्स टू मेक देयर ओन प्लान्स। वर्कर्स अपने प्लान्स बनाएं, उनको एग्जीक्यूट करें। बट इसका मतलब यह भी नहीं है कि वर्कर्स को कंप्लीट फ्रीडम दे दो कि वो कुछ भी करें। हमें डिसिप्लिन में रहना है। तो इनिशिएटिव को एनकरेज करना है बट इनडिसिप्लिन को प्रमोट नहीं करना। तो वी शुड एनकरेज इनिशिएटिव और वर्कर्स को एनकरेज करें कि वो अच्छे से अच्छे सजेशंस हमारे पास लेके आएं और इनिशिएटिव लें। कई ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखते हो कि मैनेजर्स वर्कर को इनिशिएटिव नहीं लेने देते, वर्कर कोई सजेशन लेके आता है उनको भगा दिया जाता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उनको वेलकम करना चाहिए जिससे कि हर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स में ज्यादा से ज्यादा सोचना शुरू करे। लास्ट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टीम स्पिरिट, मींस यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो हेनरी फेवल कहते हैं कि हम जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को मैनेज कर रहे हैं तो हमें वर्कर्स के अंदर टीम स्पिरिट क्रिएट करनी चाहिए। हमें वर्कर्स के अंदर एक ब्रदरहुड की फीलिंग लेके आनी चाहिए जिससे सभी वर्कर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। अगर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा है, वहां वर्कर्स भी काम को ज्यादा अच्छे ढंग से एंजॉय करेंगे, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और पेनल्टीज वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आती है, आई शुड बी रिप्लेस्ड विद वी। अगर हम चाहते हैं कि टीम स्पिरिट आए तो मैनेजर जब भी वर्कर से बात करें तो आई की जगह वी से बात करें जिससे लगे कि हम सभी मिलकर काम करेंगे, मतलब एक टीम स्पिरिट क्रिएट हो, तब सभी ग्रुप में काम करें। उससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना आसान हो जाएगा। कभी किसी टाइम पर एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चला करती थी, बांट के राज करो, बट आज के टाइम पर अगर आप ऐसा करोगे तो अपना भी नुकसान होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान होगा। वर्कर्स को डिवाइड करने की बजाय हमें उनको जोड़ना है, उनमें एक टीम स्पिरिट क्रिएट करनी है ताकि सभी वर्कर्स एक दूसरे की हेल्प करें जिससे कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स ये तो एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन थी, आपको कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब पेपर में क्या अटेम्प्ट करना है उसके लिए तो आपको एनसीईआरटी के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। 100% एग्जामिनेशंस जो आपके आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो देखते हैं एनसीईआरटी में इन चारों प्रिंसिपल्स के बारे में क्या लिखा है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ जेंडर। किसी भी बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, जेंडर के बेसिस पर, रिलीजियन के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, कास्ट, बिलीफ, नेशनलिटी, किसी बेसिस पर हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। एम्प्लॉई शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल। जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके हमने एम्प्लॉय को फेयरली ट्रीट करना है। This principle emphasizes kindliness and justice in the behavior of managers towards workers. वर्कर्स की तरफ जब हम बिहेव करें तो काइंड रहें, उनको जस्टिस दें, उनके साथ किसी टाइप की इनजस्टिस ना करें। दिस विल एंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन। अगर वर्कर्स के साथ आप जस्टिस करोगे, काइंड बिहेव करोगे तो वर्कर भी डिवोशन के साथ काम करेंगे। फेवल डज नॉट रूल आउट द यूज ऑफ फोर्स समटाइम, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें फोर्स नहीं यूज करनी चाहिए।
Rather, he says that lazy personnel should be dealt with sternly. Sternly means strictly, to send the message that everyone is equal in the eyes of the management. अगर कोई वर्कर लेजी है, काम अपना अच्छे से नहीं करता, तो हमें उसको स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए, तभी ताकि सभी को यह मैसेज जाए कि मैनेजर की नजरों में सभी एक जैसे हैं। तो हमें सभी को एक जैसे ट्रीट करना है, पार्शियलिटी नहीं करनी है। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज, सॉरी, इसका एग्जांपल उसने आपको बता रखा है। जैसे मैंने आपको बताया भी कि आजकल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में काफी नेशनैलिटी के लोग आ रहे हैं, जहां पर किसी टाइप की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, सभी को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। द नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल और वर्कर्स और एम्प्लॉइज शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिग्रेस प्रोसीजर। बड़ा प्रोसीजर फॉलो करो, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करो, अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय को लेके आओ। बट once selected they should be kept at their post or position for a minimum fixed tenure। एक बार आप एम्प्लॉय को ले आए, उसको उसकी जॉब पे फिक्स टाइम पीरियड के लिए रहने दो, उसको बार बार उस जॉब से मूव ना करो। दे शुड हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मींस टाइम पीरियड। तो एक स्टेबल टाइम पीरियड उसको दो ताकि वो अपने रिजल्ट्स को शो कर सके। दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो द रिजल्ट्स। एनी एडहोकिज्म, एडहोकिज्म का मतलब होता है टेम्परेरीनेस। अगर आपने उसके दिमाग में क्रिएट कर दिया कि आप तो टेम्परेरी हो, इट विल क्रिएट इनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉइज। तो वो इनसिक्योर हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा और वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने के बारे में सोचेगा। तो दोबारा से रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, दोबारा से सिलेक्शन और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिससे खर्चे ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ जाएंगे। तो एम्प्लॉय टर्नओवर को कम से कम करना है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कई जगह आपको देखने को मिलेगी। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। तो अगर हम चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए, उसकी टर्नओवर ज्यादा ना हो, तो आप उसको अपनी जॉब पे एक फिक्स टाइम के लिए काम करने दीजिए, जिससे कि वो स्टेबल हो जाए और काम को के अंदर अपने 100% एफर्ट्स को शो कर सके। देन इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। मैंने आपको बताया, खुद मोटिवेट होकर सबसे पहले खुद आगे आके काम करना। इट इज थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। अपने आप प्लान्स को सोचना और प्लान्स को इंप्लीमेंट करना। वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट। तो हमें वर्कर्स को एनकरेज करना चाहिए कि अपने प्लान्स बनाओ और उनको इंप्लीमेंट करो। इट इज वन ऑफ द ट्रेड्स ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। हेनरी फेवल कहते हैं कि इनिशिएटिव जो है वो एक इंटेलिजेंट पर्सन की क्वालिटी है। अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है, इट मींस वो इंटेलिजेंट आदमी है। बट इट डज नॉट मीन गोइंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपनी फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिफरेंट। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ भी करने के लिए कंपनी के रूल्स को तोड़ रहे हो। हमें डिसिप्लिन के अंदर रह के इनिशिएटिव लेना है। A good company should have an employee suggestion system whereby initiatives or suggestions which result in substantial cost or time reduction should be rewarded। एक अच्छी कंपनी के अंदर सजेशन सिस्टम्स होने चाहिए, जहां पर कोई वर्कर अच्छा सजेशन लेके आ रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, जिससे टाइम में कटिंग आ रही है, टाइम कम लगता है काम को करने में, या कॉस्ट कम आ रही है काम को करने में, तो उसको रिवार्ड देना चाहिए। तो कहने का पर्पस है इनिशिएटिव को हमें एनकरेज करना है, इनिशिएटिव को हमें डिस्करेज नहीं करना। अगर वर्कर्स आ रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, तो हमें उनको वेलकम करना चाहिए। तो लास्ट है एस्पिरेट डी कॉर्प्स। आपने कभी ऐसा वर्ड सुना नहीं, बट एक्चुअल में ये फ्रेंच नेशनल थे। तो जो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर, लैटिन लैंग्वेज के अंदर वर्ड है वो है एस्पिरेट डी कॉर्प्स। मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉइज। हमें टीम स्पिरिट को एनकरेज करना है, हार्मनी को एनकरेज करना है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैंने आपको बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी इन ऑल हिज कन्वर्सेशंस विद द वर्कर्स टू फोस्टर टीम स्पिरिट। अगर हम चाहते हैं टीम स्पिरिट आए, तो मैनेजर जब वर्कर्स के साथ बात करे तो आई की जगह वी यूज करे, जिससे कि एक टीम स्पिरिट की फीलिंग आए। दिस विल गिव राइज टू अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस। हर कोई एक दूसरे पे विश्वास करेगा, एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी। इट विल आल्सो मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग द पेनल्टीज। और हमें पेनल्टीज वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा एस्पिरिटिक कॉर्प्स था। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे हेनरी फेवल के 14 प्रिंसिपल्स पूरे हो रहे हैं। हर एक लेक्चर की तरह मैं आपको फिर एडवाइस करूंगा कि जब आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो अपनी नोटबुक साथ में रखिए और अपने सारे नोट्स साथ के साथ बनाइए, जिससे कि बाद में रिवाइज करना बड़ा इजी हो जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल देखना है तो उसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ।